एक महिला का देवर केरल में रहकर नौकरी करता था, वहीं से पैसे भेजता था और घर परिवार का खर्चा चलता था। देवरानी घर पर रहती थी और पूरे परिवार के साथ रहती थी, साथ में 2 बच्चे भी उसके रहते थे। लेकिन देवरानी के कमरे से कभी कभी अजीब तरह की आवाज़ें आती थीं और यही बात जेठानी को परेशान करती थी। एक दिन जेठानी ने अपने पति से कहा कि देवरानी के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, हमें देखना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे क्या उसके साथ कोई होता है और वो उसके साथ कुछ गलत करती है। जैसे ही जेठानी ने देवरानी की बात अपने पति से कही तो पति कहता है कि इतने दिन को शादी हो गई है और शादी के आज तक भी इसके बारे में कभी कोई गलत बात सुनने को मिली नहीं है। तुम इस पर क्यों शक करती हो, क्यों घर का माहौल खराब करने पर लगी हुई हो। जैसे जेठानी को यह बात कही जाती है देवरानी के बारे में, उसके बाद बात देवरानी तक आखिरकार पहुंच ही जाती है और घर में एक तरह से तांडव मच जाता है। देवरानी साफ साफ कहा कि मैं इस माहौल में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। जहां पर उस पर शक होता है वो अपने बच्चों को शहर लेके जाएगी, वहीं पर अच्छे से पढ़ाएगी लिखाएगी और कामयाब इंसान बनाएगी। इस तरह से कह करके देवरानी शहर चली जाती है, लेकिन शहर जाने के कुछ दिन के बाद उसके पति का कत्ल हो जाता है, वो मर जाता है। इधर तो उसके पति का कत्ल हो जाता है, उधर वो जाती है कोर्ट में और जाकर शादी कर लेती है और शादी के बाद वो आराम से सुहागरात मनाती है। लेकिन पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जब पुलिस वाले जोड़ते हैं तो उन्हें भी हैरानी हो रही थी और ये घटनाक्रम जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये महिला इस तरह का काम क्यों किया, जबकि ये आराम से घर से चुपचाप जा सकती थी। पति को मारने की क्या ज़रूरत थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी की। ज़िला मैनपुरी का एक कस्बा है बिछवा और इसी कस्बे का एक गांव लगता है सुन्नामई। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति सुशील होता है और उसकी पत्नी राधा देवी 11 अप्रैल 2025 को सदर कोतवाली में जाते हैं और राधा देवी कहती है कि जो मेरा देवर है जिसका नाम समीर कुमार है, जो कि 31 मार्च 2025 को घर से अचानक से लापता हो गया था, उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। हमने हर जगह उससे बातचीत करने की कोशिश की, उसका नंबर बंद आ रहा है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस घटना के यानी कि 7 दिन के बाद यानी कि 7 अप्रैल 2025 को उसकी पत्नी मीरा भी घर से अचानक से लापता हो जाती है। उसको भी हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ना मीरा का कुछ पता चल रहा है, ना ही समीर का कुछ पता चल रहा है। पुलिस वालों ने इस तहरीर को लिया और तहरीर को लेने के बाद एक गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज कर लिया और कुछ जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसके बारे में यानी कि समीर के बारे में कुछ जानकारी। वो कहते हैं कि समीर केरल में रह के नौकरी करता था और इसी बार वो होली पर आया था। हर बार आता था, आराम से चला जाया करता था, कोई फसाद नहीं, कुछ नहीं, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन वो कहाँ है कुछ पता नहीं। होली पर आया था और उसके बाद फिर यहाँ रुका और अचानक से गायब हो गया। जैसी बातचीत चलती है उसके बाद फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। जो पत्नी होती है मीरा, साथ ही उसका पति होता है समीर कुमार, दोनों के नंबर को कॉल डिटेल निकलवाई जाती है CDR, और CDR निकलवाने के बाद उनके नंबरों को देखा जाता है कि आखिरकार वो कहाँ थे, इनकी लोकेशन कहाँ थी, किस किस से बातें करते थे। जो इनकी लोकेशन पाई जाती है दोनों की एक साथ, जिस दिन वो गायब होता है तो ये हाथरस के पास एक सिकंदरा राव जगह है, वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन जब इसकी पत्नी मीरा से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो मीरा का नंबर बंद था, स्विच ऑफ था और स्विच ऑफ होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस वालों ने एक बार फिर से उस CDR को बड़ी बारीकी से खंगालने की कोशिश की और बारीकी से खंगालते खंगालते पता चलता है कि एक नाम रिंकू चौहान, जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। परिवार वालों से ये पूछा जाता है कि ये रिंकू चौहान कौन है, इससे ये बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि रिंकू चौहान उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा का एक थाना लगता है बागबाला, और बागबाला का एक इलाका है, गांव लगता है लोहा बादशाहपुर। यहाँ का रहने वाला होता है रिंकू चौहान। रिंकू चौहान के बारे में और मीरा के बारे में जब बातचीत की जाती है तो सिर्फ देवरानी के बारे में जेठानी बताती है कि जब जब उसका पति बाहर रहता था तो कई कई दिनों के लिए ये रिंकू चौहान अक्सर घर पे आ जाया करता था। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो ये बताता है कि वो उसकी मौसी की लड़की है और ये मीरा बताती थी कि ये उसकी मौसी का लड़का है। ये बहन भाई हैं और अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाता है। परिवार वालों ने इस रिश्ते पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, कोई शक नहीं किया, किसी को शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। जिस तरह से रहते थे उससे लगता था कि बिल्कुल ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन पुलिस वालों ने अब इस रिंकू को जब तलाश करना शुरू किया है तो रिंकू के बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था। 11 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज होती है और 25 अप्रैल 2025 को आखिरकार रिंकू के बारे में सूचना मिल जाती है। रिंकू के घर का जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सामने से एक महिला निकल के आती है और वो महिला कोई और नहीं होती बल्कि मीरा होती है। मीरा की मांग में एक सिंदूर भरा हुआ था, जबकि उसके जो पति है वो गायब है, और वो इस रिंकू चौहान के घर में क्या कर रही थी, यही एक सवाल था।
अब इन दोनों को बैठाया जाता है, इन दोनों से बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद इन दोनों ने जब अपनी कहानी सुनाई तो उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। जब इसका पति मीरा का केरल में रहकर नौकरी कर रहा था, घर में 2 बच्चे होते हैं, घर में जो भी काम होता था, काम को करने के बाद अब उसके पास बिल्कुल खाली होती थी, अब कुछ ज़्यादा काम नहीं होता था, इसलिए वो मोबाइल पर वो पन्ने दर पन्ने पलटती रहती थी, कभी फेसबुक पर तो कभी इंस्टाग्राम पर। उसने भी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बनाई हुई थी। 2 बच्चों की वो माँ इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद कुछ ना कुछ वो अपडेट करती थी और इस अपडेट को अक्सर रिंकू चौहान लाइक करता था, कमेंट करता था और इन दोनों की बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। चैटिंग होती है और चैटिंग के दौरान ही ये दोस्त बन जाते हैं। जब इससे कहा जाता है कि मेरा जो रिंकू चौहान इस मीरा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ, इस तरह की बातें जब मीरा से कही जाती थी तो मीरा कहती थी कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका पति है, इसलिए इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा और इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जब इस तरह की बातें मीरा ने रिंकू से कही तो रिंकू ने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारा पति तो वैसे ही बाहर रहता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, तो कैसा रहेगा। शादी की बात आती है तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार रिंकू इस तरह की बातें कैसे कर रहा है। ये घर से बहाने से निकलती है, सीधा रिंकू के पास पहुंचती है। रिंकू के पास जाने के बाद ये मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते ही शादी कर लेते हैं। ये लगभग 1 साल पुरानी ये बात है। शादी कर लेते हैं आराम से। ये कुछ इस तरह से रहते हैं, जब कभी भी इसका मन करता था घर आने का तो वो घर आ जाया करता था, लेकिन भाई बन के घर आता था और रहता था उसका पति बनकर घर में, क्योंकि उसने मंदिर में उससे शादी कर ली थी। अब घर में से अजीब तरह की आवाज़ें आती थीं। जेठानी को ये बातें पसंद नहीं थी कि उसे लगता था कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन जेठानी की बात पर किसी ने भी कोई यकीन नहीं किया। और जब इस बात का मीरा को पता चल जाता है तो मीरा ने अपने घर में ही ऐसा तांडव मचाना शुरू कर दिया कि वो अब यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी। यानी कि उसने बिछवा का जो गांव था सुन्नामाई, उसे छोड़ दिया और उसे